हाँ बच्चों देखो, प्रोजेक्टाइल के काफी सारे क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका मैं रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन भेज रहा हूँ। पहले एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 भी कुछ बच्चों ने पूछा था, देख लेना। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई टावर है जिसकी हाइट h है। इसके बॉटम से किसी बॉल ए को हमने फेंका है, मान लेते हैं u1 वेलोसिटी से और 60 डिग्री एंगल पर फेंका है, और उसके टॉप पॉइंट से किसी दूसरी बॉल को 30 डिग्री से फेंका है तो हमको दे रखा है कि बॉटम पॉइंट से बॉल ए को तो 60 डिग्री से और टॉप पॉइंट से किसी दूसरी बॉल बी को 30 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया, साथ में प्रोजेक्ट किया है। इसका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन चलो u1 मान लेते हैं और इसका u2 मान लेते हैं। तो दोनों बॉल प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे और उसके बाद यहाँ से 200√3 दूर और 100 मीटर ऊपर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर दोनों बॉल जाकर के टकराती है। तो हमको देखना है u1 कितना होगा, u2 कितना होगा, कितने टाइम के बाद दोनों बॉल टकराएंगी, और लास्ट में हमको टावर की हाइट h भी निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले u1 निकालना आसान है, तो बॉल को ग्राउंड से फेंक रहे हैं ना, तो चलो आसानी के लिए इस बॉल को जहां से फेंक रहे हैं उसी को ओरिजिन मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को x और वर्टिकल को y मान लेते हैं। तो बताओ, ये पॉइंट 200√3 आगे है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट तो 200√3 और 100 मीटर ऊपर है से y कोऑर्डिनेट 100 है ना। तो ये जो बॉल है वो इस कोऑर्डिनेट से पास हो रही है। और तुम बताओ कि कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, तो बस कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो हम सिंपली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कर सकते हैं। तो बस ये जो बॉल ए है उसके लिए ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx² अपन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका यूज करेंगे। ये तो बस वैल्यू रखते हैं, x की जगह 200√3 और y की जगह 100। तो y की जगह 100, x की जगह 200√3, tan थीटा इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री माइनस g tan x कितना है 200√3 का स्क्वायर अपन नीचे 2u की जगह u1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 60 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लेना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास u1 इक्वल टू 40√3 आएगा, मतलब इस बॉल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 40√3 ये आ गया। u1 आ गया तो अब u2 भी निकाल सकते हैं ना। चलो u1 आ गया तो बॉल को यहाँ तक पहुंचने में टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वही x और y मोशन को अलग अलग स्टडी करना। कंपोनेंट करते हैं, u1 का ये कंपोनेंट कितना होगा u1 cos 60 और y कंपोनेंट u1 sin 60, u2 के भी कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट तो u2 cos 30 और ये u2 sin 30 कंपोनेंट कर लिए। ठीक, अब सबसे पहले बॉल को, किसी भी एक बॉल को यहाँ से इधर तक पहुंचने में टाइम देखना है। तो चलो उसके लिए ए बॉल के लिए एक्स मोशन की इक्वेशन का यूज करते हैं। तो हमको पता है कि शुरू में इसकी एक्स वेलोसिटी u1 cos 60 है, तो हमेशा u1 cos 60 उतनी ही रहेगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में एक्स वेलोसिटी कभी चेंज होती ही नहीं है। तो बस बताओ, इसकी एक्स वेलोसिटी u1 cos 60 कांस्टेंट रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक इसका x डिस्प्लेसमेंट 200√3 है। तो बस x डायरेक्शन में सिंपली डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब sx इक्वल टू ux इनटू t लिख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका x डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, x डिस्प्लेसमेंट तो 200√3 इक्वल टू x वेलोसिटी कितनी है u1 cos 60। मैं वैल्यू भी रख देता हूँ, u1 की वैल्यू 40√3 है इंटू cos 60 1/2 तो ये 20√3 हो गई। तो ux कितना हो गया 20√3 इंटू टाइम t निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो t इक्वल टू 200√3 अपन 20√3 मतलब 10 सेकेंड। तो ये भी पता चल गया कि बॉल कितने टाइम के बाद टकराएंगी, 10 सेकेंड में। अब u2 निकालना है। तो उसके लिए हम कंसेप्ट यूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो तुम देखते ही बताओ कि ये बॉल यहाँ जाकर टकरा रही है ना, तो देखते ही बताओ कि अ, इन दोनों बॉल का एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इस बॉल का भी एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 200√3 और यहाँ से यहाँ तक इस बॉल का भी एक्स डिस्प्लेसमेंट तो 200√3 होगा। तो बस दोनों बॉल टकरा रही है ना, इसलिए सेम टाइम में दोनों का एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, है ना? बोल सकते हैं कि टकराने तक दोनों का वाई डिस्प्लेसमेंट तो अलग-अलग है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। है ना? इसका भी 200√3 और इसका भी 200√3। बस सेम टाइम में दोनों का एक्स डिस्प्लेसमेंट सेम है, मतलब दोनों की एक्स वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। है, तो ये बोल सकते हैं कि सेम टाइम में दोनों का एक्स डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, मतलब दोनों की एक्स वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए। तो बस दोनों की एक्स वेलोसिटी को बराबर कर देंगे। तो इसकी एक्स वेलोसिटी तो कितनी है? u1 cos 60 और इसकी एक्स वेलोसिटी u2 cos 30, दोनों सेम होने चाहिए। u1 cos 60 तो निकाल चुके हैं ना, तो u1 cos 60 तो कितना है? 20√3 इक्वल टू u2 निकालना है, और cos 30 कितना होता है? √3/2, तो √3 से √3 कैंसल, तो u2 इक्वल टू 40 आ जाएगा। बस u1 तो कितना आ गया था हमारे पास? 40√3 और u2 कितना आ गया? 40 आ गया, ठीक है ना? अब चलो पेज भर गया, इसलिए अगले पेज पे कर रहा हूँ। ये तो u2 हमारे पास कितना आ गया? 40, तो इसके कंपोनेंट लिख सकते हैं। बताओ इसका x कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा? 40 का cos 30 सॉल्व करेंगे तो 20√3, और इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 40 sin 30, तो ये कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक। बस अब हमको टावर की हाइट देखनी है। दोस्त तुम आराम से बताओ कि ये हाइट h है और ये 10, सॉरी ये हाइट h है और ये 100 है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक इसका y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताओ h माइनस 100 नीचे की ओर। कह सकते हैं ना कि शुरू में इसकी हाइट h थी और यहाँ हाइट 100 हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक इसका y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h माइनस 100 नीचे की ओर। और टाइम तो दोनों को सेम लग रहा है। बॉल A को यहाँ तक पहुंचने में टाइम 10 सेकेंड है, तो बॉल B को भी यहाँ तक पहुंचने में टाइम 10 सेकेंड लगेगा। h निकालना है, तो बस उसके लिए आराम से बताओ कि ये जो बॉल B है उसके यहाँ से यहाँ तक y डिस्प्लेसमेंट के लिए sy इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t² ये लगा देंगे। चलो ऊपर नीचे में किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हैं। इसमें मुझे ज्यादातर चीजें नीचे की ओर दिख रही हैं, इसलिए आसानी के लिए नीचे वाली डायरेक्शन को एक पॉजिटिव मान लेता हूँ। बस तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इसका y डिस्प्लेसमेंट कितना है? h माइनस 100 नीचे की ओर और नीचे को ही पॉजिटिव माना है, इक्वल टू uy कितना होगा? 20 ऊपर की ओर, नीचे को पॉजिटिव माना है तो ऊपर नेगेटिव -20 इंटू टाइम 10 सेकेंड प्लस हाफ y एक्सेलरेशन, तो y एक्सेलरेशन g नीचे की ओर है, नीचे को पॉजिटिव माना है इसे प्लस g मतलब +10, और टाइम कितना लग रहा है? 10 का ये स्क्वायर इतना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे पास h भी आ जाएगा। देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू 400 मीटर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन फिर भी किया जा सकता है। हाँ बच्चों देखो, अब ये एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 देखना, जो 2018 के जे एडवांस में पूछा गया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट लैंग्वेज को ही समझना है। फिर इसमें हमको दे रखा है कि ग्राउंड का लेवल है और ग्राउंड से किसी बॉल को मान लेते हैं u वेलोसिटी से और हॉरिजॉन्टल से थीटा, सॉरी इस बॉल को u वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है और पहले प्रोजेक्टाइल में इसकी मैक्सिमम हाइट 120 मीटर इतनी है। अब जमीन से टकराने के बाद बॉल बाउंस हो रही है और हमको दे रखा है कि जमीन से टकराने के बाद बॉल की काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी 45 डिग्री की जगह 30 डिग्री हो गया है। तो सेकेंड प्रोजेक्टाइल में इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो देखना। स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो बॉल को 45 डिग्री एंगल पर थ्रो किया है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दे रखा तो u मान लेते हैं। ये बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रही है, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह तो 45 अपॉन 2g और फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 120। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास u इक्वल टू आएगा 20√6। ये कैलकुलेशन तुम खुद कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो u इक्वल टू 20√6 आएगा। मतलब कंफर्म है कि बॉल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 20√6 है। सर थोड़ा कैलकुलेशन में गलती कर दी, 40√3 आएगा। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी गलती तुम कर सकते हो, मैं कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। चलो, u स्क्वायर साइन 45 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा। अपन नीटेड 2g इक्वल टू 120, तो u स्क्वायर ऊपर नीचे 40 इक्वल टू 120, तो u स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 40 इंटू 120, तो u कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट, है ना। तो क्या लिखेंगे, √40 इंटू 120 को 40 इंटू 3 लिख सकते हैं। 40 इंटू 40 का अंडर रूट 40 हो गया और √3 बचा रहेगा। थोड़ी कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो बॉल का स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 40√3 इतना आएगा। अब बताओ, 40√3 से बॉल को फेंका है तो ऑब्वियसली गिरेगी भी u इक्वल टू 40√3 की स्पीड से ही जमीन से टकराएगी, और टकराने के बाद बाउंस हो रही है, और हमको दे रखा है कि टक्कर के कारण इसकी बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई है ना। तो बस तुम बताओ कि काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें हाफ एम तो कांस्टेंट होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर पे ही डिपेंड करती है। तो तुम बताओ कि टकराने के बाद बॉल की काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गई है, मतलब वी स्क्वायर हाफ हो गया है। स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वी जो है वो 1/√2 टाइम्स हो गया है। मतलब बोल सकते हैं कि बॉल 40√3 की स्पीड से टकराएगी, और बाउंस कितनी स्पीड से होगी बताओ, ये 40√3 का 1/√2 इतनी स्पीड से बाउंस होगी। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40/√2 करेंगे, 20√2 इंटू √3 कितना हो गया, 20√6। तो बस बोल सकते हैं कि बॉल 20√6 इतनी स्पीड से बाउंस होगी, और टकराने के बाद इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हो गया है। तो सेकेंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो देखना है। तो अब भी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, वही u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अब इसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई है, 20√6। तो u स्क्वायर करेंगे तो 20√6 का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर थीटा कितना है 30 डिग्री अपॉन 2g। इसको सॉल्व करेंगे तो सेकेंड प्रोजेक्टाइल में इसकी हाइट आएगी 30 मीटर। ये तो अभी घिस कर किया, लेकिन कोई स्मार्ट पर्सन हो तो डायरेक्ट कर सकता है। तुम खुद बताओ कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होती है ना, जहाँ 2g तो कांस्टेंट है, मतलब मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करेगी, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट केस में मैक्सिमम हाइट प्रोपोर्शनल टू u1 स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर, और सेकेंड केस में मैक्सिमम हाइट u2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर। तो फर्स्ट और सेकेंड केस में मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 तो कितना है 45 अपन u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना है 30, और u1 स्क्वायर अपन u2 स्क्वायर का रेशियो देख सकते हैं ना, है ना, हमको दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी आधी हो गई है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डबल है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी आधी है। तो बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम u1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम u2 स्क्वायर, और इसका रेशियो 2:1 दे रखा है ना, मतलब u1 स्क्वायर अपन u2 स्क्वायर का रेशियो कितना है, तो बस इससे डायरेक्ट कर सकते हैं h1 फर्स्ट मैक्सिमम हाइट 120 अपन h2 निकालना है इक्वल टू u1 स्क्वायर अपन u2 स्क्वायर का रेशियो 2,
और साइन स्क्वायर 45 1/2 और इस साइन स्क्वायर 30 1/4। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 ऊपर चला आएगा, इससे h2 इससे भी 30 कैसे भी कर सकते थे तुम। हाँ बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखना, जो जेई 2019 में आया था। लेकिन इसके पहले हमको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का कुछ छोटी-छोटी चीजें देखनी होंगी, जो मैथमेटिक्स में तुम डिटेल में पढ़ोगे लेकिन अभी ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो, जैसे मान लेते हैं कि कोई प्रोग्रेशन है जिसमें पहली टर्म a है, दूसरी टर्म उसका r टाइम्स है, तीसरी टर्म इसका और r गुना है, चौथी टर्म इसका और r गुना है, इस टाइप से है। ठीक है, ये तो ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप की टर्म हो तो उसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको a बोलते हैं और इनका को जो कॉमन रेशियो होता है उसको r बोलते हैं। मतलब पहले की तुलना में दूसरी टर्म r टाइम्स है, दूसरे की तुलना में तीसरी टर्म r गुना है, तीसरी की तुलना में चौथी टर्म r गुना है। तो ध्यान रखना कि ये जो रेशियो होता है उसको कॉमन रेशियो r बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन करते हैं उसमें मानते हैं कि कॉमन रेशियो 1 से कम है, मतलब 1/2 1/3 ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो इस बार मान लेते हैं कि कोई ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जो इनफाइनाइट तक जारी है। ठीक है, मतलब पहली टर्म a, दूसरी टर्म r टाइम्स मतलब a इंटू r, तीसरी टर्म ar स्क्वायर ar क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। तो मैथमेटिक्स में तुम पढ़ोगे कि इनफाइनाइट की जीपी हो और अगर कॉमन रेशियो 1 से कम हो तो इनफाइनाइट की जीपी का एडिशन a ओपन 1 माइनस r होता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि अगर इनफाइनाइट की, है ना, इनफाइनाइट टर्म की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो और इसका कॉमन रेशियो 1 से कम हो तो इनफाइनाइट की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एडिशन a ओपन 1 माइनस r होता है, जहाँ a तो फर्स्ट टर्म और r कॉमन रेशियो। ये सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इस बार भी इनफाइनाइट की जीपी है, पहली टर्म 1, फिर 1/3 1/9 1/27, फिर 1/81, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जारी है। ये तो हमको देखना है कि इस इनफाइनाइट जीपी का एडिशन कितना है वो देखना है। तो साफ-साफ बताओ कि इनफाइनाइट की जीपी है जिसमें पहली टर्म फर्स्ट टर्म का काम तो कौन कर रहा है, 1, और कॉमन रेशियो कितना है 1/3। बताओ पहले की कंपैरिजन में दूसरी टर्म 1/3 टाइम्स है, दूसरे के कंपैरिजन में तीसरी टर्म 1/3 टाइम्स है। ठीक है ना, मतलब कॉमन रेशियो 1/3 है। तो बस इस इनफाइनाइट की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एडिशन देखना है। तो अभी देखा था कि इनफाइनाइट की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो और अगर कॉमन रेशियो 1 से स्मॉल हो तो इसका एडिशन a ओपन 1 माइनस r। तो ये तो पहली टर्म 1 ओपन 1 माइनस r है, इनका कॉमन रेशियो 1/3। तो कितना आ गया, 1 ओपन 1 माइनस 1/3 2/3, इसको ऊपर ले आएंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो क्वेश्चन में देखना, इसमें हमको दे रखा है कि किसी बॉल को मान लेते हैं u वेलोसिटी और थीटा एंगल पर टेढ़ा प्रोजेक्ट किया, तो बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रही है और हमको दे रखा है कि पहली प्रोजेक्टाइल के ड्यूरिंग इसकी एवरेज वेलोसिटी v1 है। उसके बाद बॉल u की स्पीड से टकराएगी और हमको दे रखा है कि u स्पीड से तो टकरा रही है लेकिन कम स्पीड से बाउंस हो रही है, u बाय अल्फा इतनी स्पीड से बाउंस हो रही है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन उतना ही रहता है। और फिर बार-बार ये टकरा रही है और हर बार ये जितनी स्पीड से टकराती है उसकी फर्दर 1 बाय अल्फा स्पीड से बाउंस हो रही है। ठीक है, तो ऐसे-ऐसे इनफाइनाइट कोलिजन होंगे। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि ऐसे-ऐसे इनफाइनाइट कोलिजन होंगे और इनफाइनाइट कोलिजन में इसकी एवरेज वेलोसिटी v2 है जो कि 4/5 v1 दे रखी है, तो अल्फा कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको दे रखा है कि बॉल को u वेलोसिटी और थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है, बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रही है। तो हमको देखना है कि पहले प्रोजेक्टाइल में इसकी एवरेज वेलोसिटी, है ना, पहले प्रोजेक्टाइल में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। बस इसमें गधोटाई से डिटेल में करने की जरूरत नहीं है ना। इस कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में इसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो क्लास में कर चुके हैं कि x एवरेज वेलोसिटी अलग निकालते हैं और y एवरेज वेलोसिटी अलग। तो हमको पता है कि प्रोजेक्टाइल में x वेलोसिटी तो कभी चेंज होती ही नहीं है,
शुरू में x वेलोसिटी u cos थीटा है, तो x वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा रहेगी, और x वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा रहेगी, तो x डायरेक्शन की तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u cos थीटा। और एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में y डायरेक्शन की एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। हमको पता है, पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट हाफ में y वेलोसिटी जितनी पॉजिटिव, सेकंड हाफ में उतनी नेगेटिव, मतलब y एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। तो मैं लिख देता हूँ, है ना? लिख देता हूँ कि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी ना, तो एवरेज x वेलोसिटी तो कितनी होगी, u cos थीटा, और एक प्रोजेक्टाइल में एवरेज y वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में y वेलोसिटी जितनी पॉजिटिव, सेकंड हाफ में उतनी नेगेटिव। बस एक प्रोजेक्टाइल में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, x एवरेज वेलोसिटी तो u cos थीटा, मतलब u cos थीटा i कैप, और y एवरेज वेलोसिटी 0। तो इस पहले प्रोजेक्टाइल में इसकी एवरेज वेलोसिटी सिंपली u cos थीटा होगी, और इस पहले प्रोजेक्टाइल में इसकी एवरेज वेलोसिटी, उसको इन्होंने v1 बोल रखा है। तो ये तो निकाल लिया, ठीक है। अब हमको दे रखा है कि बॉल बार-बार टकरा करके प्रोजेक्टाइल कर रही है। हर बार इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो थीटा है, लेकिन स्पीड हर बार 1 बाय अल्फा टाइम्स हो जाती है। मतलब पहले प्रोजेक्टाइल में इसकी स्पीड u है, फिर टकराने के बाद u बाय अल्फा से बाउंस होगी, है ना? फिर दूसरी बार टकराएगी तो और 1 बाय अल्फा, मतलब u बाय अल्फा स्क्वायर की स्पीड से बाउंस होगी। मतलब हर टक्कर में इसकी स्पीड फर्दर 1 बाय अल्फा टाइम्स हो जाती है ना? तो हम कह सकते हैं कि पहली बार टकराने के बाद इसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u बाय अल्फा, दूसरी बार टकराने के बाद u बाय अल्फा स्क्वायर, फिर तीसरी टक्कर के बाद u बाय अल्फा क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अब हमको देखना है कि इस इनफाइनाइट तो जो टक्कर हो रही है, मतलब इस लंबे इंटरवल में इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो अब तो u cos थीटा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि बताओ इस बार टक्कर के बाद इसकी x वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, और हर प्रोजेक्टाइल में इसकी x वेलोसिटी अलग-अलग है। इसलिए अब हमको देखना है कि ये इनफाइनाइट जो टक्कर हो रही है ना, इस ड्यूरिंग इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो इनफाइनाइट टक्करों के ड्यूरिंग इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे बार-बार टकरा रहा है, इनफाइनाइट टक्करों में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली होगा ना, पूरा प्रोजेक्टाइल के बाद वापस जमीन पे आ रही है, तो बस इनफाइनाइट टक्करों में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो देखना है। बस तुम बताओ कि इनफाइनाइट टक्करों में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फर्स्ट की रेंज r1 प्लस सेकंड की रेंज r2 प्लस r3 ये होगा। रेंज निकाल सकते हैं ना? तुम बताओ कि ये तुम बताओ कि ये पहला जो प्रोजेक्टाइल है उसमें इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g इतनी होगी, ठीक है। दूसरे प्रोजेक्टाइल में भी रेंज का फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन बस स्पीड 1 बाय अल्फा टाइम्स हो गई, तो u स्क्वायर जो है वो 1 बाय अल्फा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। बाकी पैरामीटर सेम ही होंगे ना। तो सेकेंड प्रोजेक्टाइल में भी इसकी रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g होगी, लेकिन 1 बाय अल्फा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। कह सकते हैं ना कि थीटा वही है, g भी वही है, बस u जो है वो 1 बाय अल्फा टाइम्स हो गया, तो u स्क्वायर 1 बाय अल्फा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो सेकंड प्रोजेक्टाइल में भी रेंज उतनी रहेगी, लेकिन इनटू 1 बाय अल्फा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। थर्ड प्रोजेक्टाइल में रेंज और 1 बाय अल्फा स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। तो थर्ड प्रोजेक्टाइल में रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g तो होगी, लेकिन 1 अपन अल्फा की पावर 4 होगी। सोच सकते हैं ना कि सेकंड प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी u बाय अल्फा स्क्वायर हो गई है, तो u स्क्वायर कितना हो जाएगा, u बाय अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर बाय अल्फा की पावर 4 हो जाएगा ना। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं। तो तब पहले प्रोजेक्टाइल में तो रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g, दूसरे प्रोजेक्टाइल में रेंज 1 बाय अल्फा स्क्वायर, तीसरे प्रोजेक्टाइल में 1 बाय अल्फा की पावर 4, फिर 1 बाय अल्फा की पावर 6 इतनी हो जाएगी, ठीक है। बस इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सारी रेंजेस का एडिशन। तो बताओ फर्स्ट रेंज कितनी है, u स्क्वायर, ये क्या है, फर्स्ट रेंज कितनी है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g, सेकेंड रेंज भी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन g है, लेकिन
1 बाय अल्फा स्क्वायर, थर्ड रेंज भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी होगी, लेकिन 1 बाय अल्फा की पावर 4 और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी को कॉमन ले, इसको कॉमन ले तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय अल्फा की पावर 4 प्लस 1 बाय अल्फा की पावर 6, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। आप देखते ही बताओ, ये इनफाइनाइट की जीपी है ना। पर मैंने बताया था कि इनफाइनाइट टर्म की ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो तो इसका एडिशन कितना होगा, a ओपन 1 माइनस आर। तो ये तो पहली टर्म 1 अपन 1 माइनस आर, इनका कॉमन रेशियो कितना है 1 बाय अल्फा स्क्वायर है। तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना। तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर ओपन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो बस ये इनफाइनाइट प्रोजेक्टाइल्स में इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओपन जी इंटू एल्फा स्क्वायर ओपन एल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमको देखना है कि ये जो बॉल बार बार टकरा रही है उसमें टोटल टाइम कितना लगेगा वो देखना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, टोटल टाइम कितना लगेगा वो देखना है। तो अब पहला जो प्रोजेक्टाइल है उसमें तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी। तो पहले प्रोजेक्टाइल में टाइम 2u sin थीटा बाय जी। दूसरे प्रोजेक्टाइल में देखना है, तो दूसरे प्रोजेक्टाइल में भी थीटा जी ये सब तो सेम है, बस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 1 बाय अल्फा टाइम्स हो गया है ना। तो दूसरे प्रोजेक्टाइल में भी टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी होगी, बस u की जगह क्या आ जाएगा, u बाय अल्फा, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2u sin थीटा बाय जी लिख सकते हैं, बस u की जगह u बाय अल्फा तो 1 ओपन अल्फा और आ जाएगा। इस तीसरे प्रोजेक्टाइल में भी टाइम ऑफ फ्लाइट वही रहेगा, बस वेलोसिटी 1 बाय अल्फा स्क्वायर टाइम्स हो गई है। तो प्रोपोर्शनली टाइम ऑफ फ्लाइट भी 1 बाय अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब तीसरे प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी तो है, लेकिन 1 बाय अल्फा स्क्वायर टाइम्स आ जाएगा। फिर और अगले प्रोजेक्टाइल में और 1 बाय अल्फा हो जाएगा, मतलब 2u sin थीटा बाय जी तो रहेगा, लेकिन 1 बाय अल्फा क्यूब और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगी। तो बस इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, इसमें 2u sin थीटा बाय जी को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर ऐसे इनफाइनाइट तक। अब ये भी इनफाइनाइट की जीपी है, जिसमें इनिशियल टर्म का काम a कर रहा है और कॉमन रेशियो 1 बाय अल्फा है। तो इस भी इनफाइनाइट जीपी का एडिशन a ओपन 1 माइनस आर। तो ये तो पहली टर्म 1 अपन 1 माइनस आर कॉमन रेशियो 1 बाय अल्फा, इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा ओपन अल्फा माइनस 1 ये आएगा। तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 2u sin थीटा बाय जी इंटू अल्फा ओपन अल्फा प्लस 1 ये हो गया। बस अब हमको पूछा है कि ये जो इनफाइनाइट बार टकरा रहा है उसमें अब इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। बस एवरेज वेलोसिटी अब कितनी लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट बार जो टक्कर हो रही है, तो इनफाइनाइट बार जो टक्कर हो रही है उसमें इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा को ऑपरेशन करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी इंटू अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। प्लस मैंने गलत लिख दिया। हाँ ठीक है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो इतना है, कितना है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा को मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये लिख देता हूँ अपन जी इंटू कितना था, अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 को हम अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट
और टोटल टाइम इतना है तो 1 ओपन डेल्टा टी इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब जी ओपन 2u साइन थीटा, और इधर भी उल्टा हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस 1 ओपन अल्फा, ये आ जाएगा। सही है ना? और हमको दे रखा है कि अब जो एवरेज वेलोसिटी है वो फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी की 4/5 टाइम्स है, ठीक। तो तुम बताओ कि पहले प्रोजेक्टाइल में एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, है ना? हम निकाल चुके हैं ना कि पहले प्रोजेक्टाइल में एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा। तो इनफाइनाइट प्रोजेक्टाइल में इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा का 4/5 टाइम्स है, क्वेश्चन में दे रखा है। इसको सॉल्व कर सकते हो ना? तो आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तुम बताओ कि सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये g से g कैंसल, 2u sin थीटा से ये 2a की ओर एक sin थीटा कैंसल, ठीक है ना? उसके बाद बताओ u cos थीटा से u cos थीटा भी कैंसल, एक अल्फा से एक अल्फा कैंसल, और अल्फा प्लस 1 से अल्फा प्लस 1 कैंसल। तो इधर कितना बचेगा, अल्फा अपन, मैंने गलत कर दिया यार, इधर अल्फा माइनस 1 आएगा, इधर अल्फा माइनस 1 आएगा, इधर भी अल्फा माइनस 1 आएगा। गलती कर दी थोड़ी सी, है ना? क्या हो रहा है, थोड़ी सी गलती कर दी, यही कि 1 ओपन डेल्टा टी कितना हो जाएगा, जी ओपन 2u sin थीटा इंटू, उल्टा करेंगे तो अल्फा माइनस 1 ओपन अल्फा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 2u sin थीटा से 2u sin थीटा कैंसल, u cos थीटा से u cos थीटा कैंसल, ये एक अल्फा से एक अल्फा, और अल्फा माइनस 1 से अल्फा माइनस 1 भी कैंसल। तो इधर कितना बचेगा, अल्फा ओपन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू आरएचएस में कितना बचेगा, 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 अल्फा इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 4, इसे सॉल्व करोगे, इसको उधर ट्रांसफर करोगे तो अल्फा इक्वल टू 4 ये आ गया। तो थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। हाँ बच्चों देखो, अब एक्सेस प्रोजेक्टाइल की एक्सरसाइज 3 का पार्ट सेकेंड जो जेई मेंस का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने पूछा, हो सकता है तुम्हारा नंबर कोई डिफरेंट हो क्वेश्चन का, ये लेकिन क्वेश्चन में ये है कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी वेक्टर हमको k इंटू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप दे रखा है। चलो इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर कितना है, के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप है, जहाँ के कोई कांस्टेंट है। बस हमको इसके पाथ की इक्वेशन, ये पाथ या ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन देखनी है, और हम अच्छे समझते हैं कि इसकी पाथ की इक्वेशन देखनी है, मतलब इनडायरेक्टली इसके x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन देखना है। कर सकते हैं ना? ये तो बस हमको इसकी वेलोसिटी के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप दे रखी है। बस तुम आराम से बताओ, ये बताओ ये जो वेलोसिटी है उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, है ना? तुम बताओ कि ये जो वेलोसिटी है उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, Vx i कैप प्लस Vy j कैप से कंपेयर कर सकते हैं। ये मतलब बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में i कैप का जो x, सॉरी, हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी में i कैप का जो कोफिशिएंट है वो x वेलोसिटी का काम करेगा, और j कैप का जो कोफिशिएंट है वो y वेलोसिटी का काम करेगा। या तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में i कैप का जो कोफिशिएंट है वो x वेलोसिटी, और j कैप का जो कोफिशिएंट है वो y वेलोसिटी का काम करेगा। तो तुम बताओ, आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो एक्स वेलोसिटी का काम करेगा, मतलब एक्स वेलोसिटी कितनी है, के वाई, और जे कैप का कोफिशिएंट है वो वाई वेलोसिटी का काम करेगा। तो वाई वेलोसिटी का काम कौन करेगा, ये के एक्स ये करेगा। तो सब आगे सॉल्व कर सकते हैं। बताओ एक्स वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, और वाई वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी। अब टी हटाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली दोनों का डिवाइड कर देंगे, है ना? इसमें इसका डिवाइड करते हैं, है ना? इसमें इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का डिवाइड करते हैं। तो इधर तो कितना आएगा, dx बाई dt, अपन इधर कितना आ जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू
dx बाई टी कितना है ky और dy बाई dt कितना है kx। ये k से k कैंसल और इधर dt से dt भी कैंसल, तो dx अपन dy इक्वल टू कितना आ गया y बाय x। बस अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, है ना, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा y dy इक्वल टू x dx। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, रास्ता साफ है। तो अब दोनों इंटीग्रेट करेंगे और याद रखना कि अभी तक जितने भी केसेस किए थे उसमें हम वो इनिशियल कंडीशन दे रखी थी, इससे लिमिटेड इंटीग्रेशन करते थे। इस बार इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी है तो इस बार हमको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो साथ में प्लस सी भी आएगा। बताओ y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया इससे प्लस सी, है ना। 2 को एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2c। ये 2c को कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक। तो चलो x स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें तो ये तो आंसर ही आ गया। आंसर में हमको इतना ही पूछा था, तो बस हम बोल सकते हैं कि इसकी पाथ की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट। तो बोल सकते हैं कि इस बार इसके पाथ या ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कोई भी हो सकता है। जब तक तुम हमको इनिशियल कंडीशन नहीं बताओगे तब तक हम इस कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं बता सकते। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज 3 पार्ट सेकेंड में क्वेश्चन नंबर 4। हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर डिफरेंट हो, लेकिन एक बार देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि इधर कोई फुहारा है ना, गार्डन में पानी पीना पिलाने का फाउंटेन या फुहारा। तो इधर हमको दे रखा है वो फुहारा है जो वाटर को v की स्पीड से थ्रो कर रहा है। यहाँ बनाया था, चलो कि कोई फुहारा है जो वाटर को v स्पीड से फेंक रहा है, लेकिन अलग अलग एंगल पे फेंक रहा है, ठीक है। मतलब v स्पीड से कुछ वाटर को हॉरिजॉन्टल, कुछ वाटर को 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस टाइप से वाटर को v स्पीड से ही फेंक रहा है, लेकिन अलग अलग एंगल पे फेंक रहा है, ठीक है ना, चारों ओर। बस हमको देखना है कि कितना पार्ट गीला होगा, वो देखना है। ये स्टार्ट करते हैं। तो बस ये फुहारा वाटर को v स्पीड से फेंक रहा है, लेकिन सारे एंगल पे, मतलब 0 डिग्री, 10, 20, 30, 45 हर एंगल पे फेंक रहा है। तो बस हमको देखना है कि पानी सबसे ज्यादा दूर कब जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी, वो देखना है। तो हम बोल सकते हैं कि पानी की जो धार है ना, पानी की वो धार जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री है, वो पानी सबसे दूर जाएगा, मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी। और हमको पता है कि जो पानी 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगी, और कितनी होगी, u स्क्वायर बाय 2g की जगह v स्क्वायर बाय 2g, है ना। तुम बोल सकते हैं कि पानी आगे कितना दूर जाएगा, है ना, जो आगे पानी गिरेगा वो मैक्सिमम कितना दूर गिरेगा, v स्क्वायर बाय 2g, जिसको आर मैक्स बोलते हैं। बताओ आगे पानी मैक्सिमम इतना दूर गिरेगा तो पीछे भी पानी आर मैक्स इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, वी स्क्वायर बाय जी है। 2g कहाँ लिख दिया है ना। हमको पता है कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है और कितनी होती है, यू स्क्वायर बाय जी। बताओ आगे पानी मैक्सिमम इतना दूर गिरेगा तो पीछे ही पानी उतना ही दूर गिरेगा, लेफ्ट में भी उतना ही दूर गिरेगा और राइट में भी उतना ही दूर गिरेगा। मतलब पानी जितने पार्ट को गीला करेगा वो पार्ट एक्चुअली एक सर्कुलर पार्ट होगा, जिसकी रेडियस का काम कौन करेगा, वी स्क्वायर बाय जी। बस ये पूरा सर्कुलर पार्ट गीला होगा ना, तो गीला होने वाला है, वेट होने वाला पूरा एरिया कितना होगा, पाई इंटू इस रेडियस का स्क्वायर। तो पाई इंटू इस पार्ट की रेडियस का काम कौन कर रहा है, वी स्क्वायर बाय जी का स्क्वायर। तो पाई वी की पावर 4 ओपन जी स्क्वायर, इतना एरिया वेट होगा या गीला होगा, ये बोल सकते हैं। तो ये सारा ये करा दिया। बाकी क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करना, है ना। इसमें एक्सरसाइज 1 करा दी थी, ये एक्सरसाइज 3 करा दी। एक्सरसाइज 2 में अगर कोई नहीं आए तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। ठीक है, तो 2 दिनों में तुमको
प्रोजेक्टाइल की एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट करना है और रिलेटिव मोशन की पूरी शीट करनी है। 2 या 3 दिन के बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा।